So, very good morning. Yesterday we have started this chapter, sectors of the Indian economy. So, we just covered first two sectors up to this part. On the basis of activities, means on the basis of occupation, different kinds of activities can be there. Some activities are known as primary activities, some activities are known as secondary activities, some activities are known as tertiary activities, and the sector in which those activities are conducted respectively, they are called, जिसमें primary activities are conducted, that sector is called primary sector, और आपने ये भी याद करना है, और it is called agriculture and related sector. ठीक है, इसमें क्या होता है, जो नेचर से रिलेटेड, नेचर से हमें रिसोर्सेज मिलते हैं या नेचर से रिसोर्सेज को, मिनरल्स को या चीज़ों को एक्सट्रैक्ट करके जो भी काम किया जाता है. देन सेकेंडरी सेक्टर का मतलब होता है वो सेक्टर या ऐसी एक्टिविटीज जिसमें जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं दे आर चेंज्ड, दे आर ट्रांसफॉर्म्ड या दे आर कन्वर्टेड इनटू सम अदर फॉर्म. मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं, एंड मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट कहाँ पे बनते हैं, दे आर मेड इन द फैक्ट्रीज. कारखाने जो होते हैं ना, फैक्ट्रीज, इंडस्ट्रीज, वहाँ पे बनाए जाते हैं. तो उस सेक्टर को जहाँ पे चीज़ों की शेप को चेंज कर दिया जाता है, जैसे वुड है, फॉरेस्ट से वुड मिलती है, तो वुड को चेंज करके, उसकी शेप को चेंज करके हमने उसका टेबल बना लिया, चेयर बना ली, डाइस बना लिया, सोफ़ा बना लिया, बेड बना लिया, अलग अलग चीज़ें बना ली. तो हमने उसको चेंज कर दिया, उसको ओरिजिनल वुड, ट्री की वुड की फॉर्म में नहीं रहने दिया, उसको चेंज कर दिया, है ना. तो दैट सेक्टर इज कॉल्ड सेकेंडरी सेक्टर. ठीक है, उसके बाद यहाँ पे जैसे एग्जांपल दिया है, जैसे कॉटन है, रॉ कॉटन है, तो कॉटन के प्लांट से हमें कॉटन मिलती है, फिर उसको प्रोसेस करके अपना फैक्ट्रीज में उसको चेंज करके उस रॉ कॉटन को उसका टेक्सटाइल बना लिया जाता है, कपड़ा बना लिया जाता है, कॉटन का फाइबर बना लिया जाता है. तो वो फिर वो सेक्टर कौन सा कहलाएगा, दैट विल बी कॉल्ड सेकेंडरी सेक्टर. ऐसे ही जो एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज हैं, जैसे शुगर केन है, गन्ना जो होता है शुगर केन है, तो शुगर केन को कन्वर्ट करके उसको उस फॉर्म में नहीं रहने देते, उसको चेंज करके देन शुगर इज मैन्युफैक्चर्ड, शुगर बना ली जाती है शुगर मिल्स में. तो इसका मतलब उसको ओरिजिनल किसी चीज़ को उसके ओरिजिनल फॉर्म में ना करके वी कन्वर्ट द फॉर्म. क्यों कन्वर्ट करते हैं, क्योंकि हमें ज़रूरत कन्वर्टेड चीज़ की है, हमें ज़रूरत बैठने के लिए चेयर की है, ट्री की ज़रूरत नहीं है, तो इस करके हमें चेंज करना पड़ता है. हमें अपने किचन में यूज़ करने के लिए रूटीन में हमें शुगर की ज़रूरत है, तो हमें शुगर केन को कन्वर्ट करना पड़ता है. तो जिस भी जगह के ऊपर ये कन्वर्शन की जाती है वो कहलाती हैं फैक्ट्रीज, वहाँ पे होती है मैन्युफैक्चरिंग. तो देन दैट इज़ वाई दैट सेक्टर इज कॉल्ड मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर भी क्या कहते हैं इसको, आप लिख लो यहाँ पे, नेम इज नॉट गिवन, आप यू कैन डू सेकेंडरी सेक्टर भी बोला जाता है, और इंडस्ट्रियल सेक्टर, और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर. वी विल डू वन चैप्टर ऑल्सो, इससे रिलेटेड है, ज्योग्राफी में आएगा हमारा चैप्टर. नाउ कमिंग टू दिस पार्ट, यहाँ से मेन वी हैव टू स्टार्ट टुडे. अब है टर्शरी सेक्टर, सो यू आर रिक्वेस्टेड टू प्लीज अंडरलाइन साइड बाय साइड. अब ये टर्शरी सेक्टर क्या होता है, टर्शरी सेक्टर में एज सच देयर इज नो प्रोडक्शन ऑफ दिस ओन सेक्टर. इसमें कोई ऐसी एक्टिविटी नहीं होती जिसकी प्रोडक्शन अपने आप के लिए होती है, ऐसा कुछ नहीं. यू कैन अंडरलाइन, दीज आर द एक्टिविटीज दैट हेल्प इन द डेवलपमेंट ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्टर. मतलब इस सेक्टर में ऐसी एक्टिविटीज होती हैं जो अपने आप में तो जिनकी इंपॉर्टेंस नहीं है, बट दोज एक्टिविटीज आर वेरी मच हेल्पफुल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ अदर टू सेक्टर्स. जैसे कोई काम हम करते हैं तो अपने आप में वो इतना खास नहीं बनता है, उसका कोई मतलब नहीं बनता है, बट व्हेन दैट वर्क इज को रिलेटेड विद सम अदर वर्क्स, तो उसकी अहमियत बनती है. जैसे यहाँ पे, जैसे ये टर्शरी सेक्टर है, तो इसमें जो एक्टिविटीज़ होती हैं दे हेल्प द प्राइमरी सेक्टर एंड सेकेंडरी सेक्टर. जैसे फॉर एग्जांपल वी कैन से ट्रांसपोर्ट है, ठीक है, ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड व्हीकल्स हैं, ये रोड्स बनाते हैं. अब जो ट्रांसपोर्ट है, अब आप सोच के देखो, कार बन गई, ट्रक बन गया, बस बन गई, फोर व्हीलर्स बन गए, सब कुछ बन गया, वो ऐसे ही खड़े हैं, तो उसका तो अपने आप में कोई मतलब नहीं बनता. अब वो जो ट्रक है, फोर व्हीलर्स हैं, बड़े बड़े टेम्पोज हैं, जो भी है, रेलवेज है, वट एवर एनी मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट कैन बी देयर, तो वो उसको यूज़ किया जाता है टू ब्रिंग पीपल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. लोगों के ट्रैवलिंग के लिए यूज़ किया जाता है. या उसको हम कह सकते हैं जो एग्रीकल्चर का सामान है उसको विलेज से अर्बन मार्केट में लाने के लिए उसको यूज़ किया जाता है. या जो फैक्ट्रीज में मैन्युफैक्चर्ड आइटम्स बन गई हैं, फैक्ट्रीज में प्रोड्यूस हो गई हैं, दोज मैन्युफैक्चर्ड आइटम्स आर टू बी ब्रॉट फ्रॉम द फैक्ट्री टू द मार्केट वेयर कंज्यूमर्स हैव टू बाय. तो अब उस ये सारे सामान को लाने और ले जाने के लिए, मीन्स फॉर द ट्रांसपोर्टेशन फ्रॉम द प्लेस ऑफ ओरिजिन, जहाँ पर ये बनी है, चाहे वो फार्म्स में बनी है या फैक्ट्रीज में बनी है, वहाँ से दोज प्रोडक्ट्स आर टू बी ब्रॉट टू द मार्केट. तो फिर क्या चाहिए, हमें ट्रांसपोर्ट चाहिए.
हमें रोड्स चाहिए, हमें रेल चाहिए, एनी मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इज रिक्वायर्ड, तो फिर वो जो ट्रांसपोर्ट का काम है वो किस सेक्टर में आएगा? दैट विल कम अंडर टर्शरी सेक्टर। अपने आप में ट्रांसपोर्ट की इंपॉर्टेंस नहीं है, बट दैट ट्रांसपोर्ट हेल्प्स द वर्क्स विच आर डन बाय द पीपल इन दीज टू सेक्टर्स, इनको हेल्प करता है। तो इसकी जो एक्टिविटीज होती हैं वो कहलाती हैं टर्शरी एक्टिविटीज, और सेक्टर होता है टर्शरी सेक्टर। ठीक है, आगे यू कैन सी, बीच में अंडरलाइन करके देखो ये दिया हुआ है, फॉर एग्जांपल गुड्स दैट आर प्रोड्यूस्ड इन प्राइमरी सेकेंडरी सेक्टर वुड नीड टू बी ट्रांसपोर्टेड बाय ट्रक्स और ट्रेन्स एंड देन टू बी सोल्ड इन होलसेल एंड रिटेल शॉप्स। होलसेल होता है जहाँ थोक की दुकानें होती हैं, इकट्ठा सामान खरीदा बेचा जाता है इन लार्जर क्वांटिटी, और रिटेल होता है जो हम थोड़ा थोड़ा करके बाजार जाते हैं, एक आधी चीज़ ले आते हैं, कम क्वांटिटी में लाते हैं, वो रिटेल होता है जब जहाँ पे जिस बाजार में इकट्ठी ग्रेट क्वांटिटी में, ज़्यादा क्वांटिटी में थिंग्स आर सोल्ड एंड परचेज्ड, वो कहलाती है होलसेल मार्केट। ठीक है, थोक के भाव वहाँ पे होते हैं। तो ये सारा कुछ होता है। फिर उसके नीचे देखिए, इन द एंड ऑफ द पैरा फ्यू एग्जाम्पल्स आर गिवन, यहाँ करके और कौन से एग्जांपल्स हैं, जैसे कम्युनिकेशन है, हमें टेलीफोन है, मोबाइल फ़ोन है। अब ये सारा कुछ क्या है? ये लैपटॉप है, फ़ोन है, ये क्या कर रहे हैं? अपने आप में लैपटॉप फ़ोन की इंपॉर्टेंस नहीं है, टीवी है, ये कुछ भी है, एनी मीडिया वी कैन से कम्युनिकेशन का मोड है, अपने आप में ये नहीं करता है, बट ये हमें कुछ और काम करने में हेल्प करती हैं ये चीज़ें। जैसे फ़ोन और लैपटॉप, राइट नाउ दीज थिंग्स, दीज आर्टिकल्स आर हेल्पिंग अस टू स्टडी। तो हमारा मेन काम तो स्टडी का है ना, तो स्टडी में ये हेल्प कर रही है हमें इस समय। या हमने किसी से बात करनी है, तो मेन काम तो किसी से बात करना है, तो उसमें हेल्प क्या प्रोवाइड कर रही है? कौन सी चीज़ हेल्प प्रोवाइड कर रही है? वो फ़ोन हेल्प प्रोवाइड कर रहा है, या हम लेटर्स डालते हैं, पोस्ट करते हैं किसी को, तो कम्युनिकेशन के लिए। तो फ्यू एग्जाम्पल्स आर गिवन। तो ये ऑल दीज एक्टिविटीज़ किसके अंदर आती हैं? दीज कम इन सेकेंडरी, सॉरी, दिस टर्शरी सेक्टर। यू कैन अंडरलाइन, ये क्वेश्चन आ सकता है आपको। ट्रांसपोर्ट, स्टोरेज, कम्युनिकेशन, बैंकिंग, ट्रेड, दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ टर्शरी एक्टिविटी। और ये क्या करती हैं? दीज एक्टिविटीज जनरेट सर्विसेज। अब ये सारी जो चीज़ें हैं, अब इमेजिन करो अपने मन में, आप सोच के देखो, हम बैंक जाते हैं तो बैंक के जो पर्सन्स हैं, जो बैंक ऑफिशियल्स हैं, वो हमारा काम करते हैं। कम्युनिकेशन है, एनी मोड, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन हो सकती है, या प्रिंट फॉर्म में न्यूज़पेपर्स हैं, कोई मैगजीन्स है, किसी भी फॉर्म में कम्युनिकेशन कैन बी देयर। तो वो हमें क्या कर, स्टोरेज है, जैसे गोडाउन्स में सामान रखते हैं। तो ये सारी चीज़ें अपने आप में कोई हमें अलग से कुछ बना के नहीं देती हैं, रादर दे प्रोवाइड सर्विसेज। इन चीज़ों से हमें कुछ सर्विस मिलती है। सर्विस उसको हम बोलते हैं जिसमें लोग हमारी हेल्प करते हैं, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली लोग लोगों की हेल्प करते हैं। ठीक है, तो जैसे आपको टीचिंग कर रहे हैं हम लोग, तो आपको पढ़ा रहे हैं, तो टीचर आपको कोई चीज़ थोड़ी दे रहे हैं फिजिकल फॉर्म में, है ना? फिजिकल फॉर्म में तो कुछ, नथिंग इज बीइंग गिवन टू यू, बट जो समझाया जा रहा है आप उसको अंडरस्टैंड कर रहे हैं। तो ये क्या है? एक तरह से एक सर्विस है। आपको कोई कोर्ट में कोई काम है, अदालत में, कचहरी में कोई काम है, आप वहाँ जाते हो। अब आपको नहीं पता है कि लीगल प्रोसीजर क्या है, तो यू टेक द हेल्प ऑफ एनी लॉयर। कोई वकील करते हो, अपना कोई केस है, वकील करते हो, तो आप उसको पेमेंट करते हैं। ऑब्वियसली फ्री में तो नहीं आएगा कुछ भी, ये कोई कोई किसी को फ्री में नहीं देगा अपनी सर्विसेज, बट वी नीड द हेल्प, तो हम उस पर्सन को कॉन्टेक्ट करते हैं, वो हमारी हेल्प करता है हमारे काम में। तो वो जो लॉयर है वो क्या है? वो भी आ जाएगा, ही इज़ प्रोवाइडिंग हिज सर्विस। ऐसे ही डॉक्टर है, कोई भी प्रोफेशनल जो होते हैं, दे प्रोवाइड अस देयर सर्विसेज। तो ये सारा कुछ आ जाता है सर्विस सेक्टर में। मतलब चीज़ें भी हमें हेल्प कर सकती हैं दूसरे सेक्टर्स को काम करने के लिए, एज वेल एज पीपल ऑल्सो हेल्प। तो यहाँ पर कमोडिटी चीज़ों का मतलब ऐसे जैसे ये दिया हुआ ना, ट्रांसपोर्ट का, स्टोरेज, कम्युनिकेशन, अब ये नॉन लिविंग चीज़ें हैं एक तरह से, मतलब अपने आप में इनका अहमियत नहीं है। इनकी इम्पोर्टेंस तब है जब ये दूसरे लोगों के बाय द अदर पीपल दीज थिंग्स आर यूज्ड। ठीक है, तो यहाँ पर फिर नेक्स्ट पैरा में एग्जांपल दिया हुआ है, सर्विस सेक्टर ऑल्सो इंक्लूड्स सम इसेंशियल सर्विसेज दैट मे नॉट डायरेक्टली हेल्प इन द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स। अब ये वाले जो एग्जांपल्स हैं, ये तो हमें डायरेक्टली दिखाई दे जाते हैं कि सामान को एक जगह से दूसरी जगह ला रहे हैं, जा रहे हैं, हमें विजिबल हो जाता है। बट मेनी थिंग्स आर देयर इन अवर लाइफ जो हमें डायरेक्टली दिखाई नहीं देती हैं, बट दोज थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ अवर लाइफ। उनके बिना भी हमारा काम नहीं चलेगा। अब वो क्या चीज़ें हैं देखो, जैसे आगे फर्दर एग्जांपल दिया हुआ है, जैसे for example, we require teachers, doctors who provide personal services such as washermen, barbers, cobblers, lawyers, people who do administrative accounting work. इसका मीनिंग क्या है? ये सारे लोगों के एग्जाम्पल है ना, ये लिविंग लोगों के एग्जाम्पल है। यहाँ पर जो ये ट्रांसपोर्ट है, कम्युनिकेशन है, अपने आप में वो नॉन लिविंग चीज़ें हो जाती हैं। यहाँ पर है कि जब लोग लोगों की हेल्प करते हैं,
लोग लोगों के लिए काम करते हैं। अब आप देखो, आप स्कूल ना जाओ, आपके पास लाइफ में, हमारे पास टीचर्स ना, आप हो या मैं हूँ, कोई भी है, अगर टीचर्स ना होते तो हमारा काम, हम कैसे पढ़ते, कैसे हम अपने आप को किसी प्रोफेशन के लायक बनाते, है ना, चाहे स्कूल हो, कॉलेज हो, यूनिवर्सिटी हो, कोई भी हो। अच्छा, डॉक्टर ना हो तो हम कोई ना कभी तो बीमार पड़ते ही हैं, तो अगर डॉक्टर ना हो तो फिर हाउ विल वी गेट मेडिसिन, कौन हमें मेडिसिन देगा, कौन हमें डायग्नोज करेगा, इट्स वेरी डिफिकल्ट, अपने आप तो नहीं ले सकते, हमें क्या पता, बिकॉज वी डोंट हैव दैट नॉलेज। तो इसका ऐसे ही वॉशरमैन है कोई, इसका मतलब ये नहीं कि बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे लोग ही होते हैं, ऐसा कुछ नहीं, पढ़े लिखे भी होते हैं, थोड़े कम पढ़े लिखे भी लोग हो सकते हैं, लिटरेट, वेल एजुकेटेड, सेमी लिटरेट, हर टाइप के लोग। अब वॉशरमैन है कोई या बार्बर है, ज़्यादा पढ़े लिखे तो नहीं होते, बट इनके बिना हमारा काम नहीं चलता, कटिंग करवानी है तो बार्बर्स का होना ज़रूरी है ना। कॉबलर्स हैं, अपने जूते ठीक करवाने हैं, कुछ उसमें रिपेयर करवानी है तो रिक्वायर्ड, कारपेंटर्स हैं, पेंटर्स हैं, प्लम्बर्स हैं, कोई भी, इवन वेजिटेबल सेलर्स हैं, फ्रूट सेलर्स हैं, कितने लोग हमारे आसपास होते हैं, न्यूज़पेपर वेंडर्स हैं, हॉकर्स हैं, कोई पुश कार्ट्स के ऊपर, रेडियो के ऊपर सामान बेचते हैं, कोई घूम घूम के सामान बेचते हैं, कितने लोग होते हैं हमारे आसपास, इन सब लोगों के बिना भी हमारा काम नहीं चलता है, ठीक है। फिर आगे और एग्जांपल ये है, तो आजकल के मॉडर्न टाइम में जैसे एटीएम बूथ्स हैं, कॉल सेंटर्स हैं, है ना, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का टाइम है, तो आजकल तो मैक्सिमम वर्क इज़ डन विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर्स, लैपटॉप्स, इंटरनेट के साथ काम किया जाता है, इतना सोशल मीडिया, ये सारा कुछ। तो ये सारी चीज़ें किस किस सेक्टर के अंदर आती हैं, इसमें ये सेक्टर आता है हमारा सर्विस सेक्टर, इसमें लोग लोगों के लिए सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, तो दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड सर्विसेज सेक्टर, ठीक है। नाउ नेक्स्ट पेज, आई हैव नॉट टेकन द पिक ऑफ दैट पेज, बट यू आर रिक्वेस्टेड टू सी फ्रॉम योर ओन बुक, पेज नंबर 21, वहाँ पे फ्यू एग्जाम्पल्स आर गिवन, ठीक है। नीचे देखो, लेट अस वर्क दीज आउट, मैं 2-3 एग्जाम्पल्स मैं करवाती हूँ, उसके बाद रेस्ट आपने खुद से उसको स्टडी करना है। क्वेश्चन नंबर 3, क्लासीफाई द फॉलोइंग लिस्ट ऑफ ऑक्यूपेशंस अंडर प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी सेक्टर्स, ठीक है। तो यू आर रिक्वेस्टेड टू टेल, आप बताइए, टेलर, अब टेलर का काम कौन से सेक्टर में आता है, यू कैन अनम्यूट एंड टेल। हाँ जी, सर्विस सेक्टर। यस, सर्विस सेक्टर, टेलर हमें सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, हमारे लिए ड्रेस बना रहा है, स्टिच करके दे रहा है, तो वो अपनी सर्विस दे रहा है, ठीक है, ओके। बास्केट वीवर, छोटी मोटी वो टोकरियाँ सी बनाते हैं, तो उसमें नेचुरल प्रोडक्ट ज़्यादा यूज़ हो रहा है, वो कौन सा काम हो जाएगा फिर, किस सेक्टर में आएगा? प्राइमरी सेक्टर। यस, प्राइमरी, क्योंकि आपने सब तरह से देखना, ऑब्जर्व करना है। अब बास्केट वीविंग के लिए मटेरियल, ऑल्दो वैसे तो हमें देखा जाए तो सब कुछ नेचर से ही मिलता है, ऐसा कुछ नहीं है जो हमें नेचर से बाहर से मिले, बट स्टिल एक हमने कैटेगराइज करना है, उस एंगल से देखें तो बास्केट बनाने का काम बड़ा एक सिंपल सा प्राइमरी सा काम है, नेचर से हमें वो जो स्टिक्स ही वो ले लेते हैं अपने पेड़ पौधों से, तो वो बना लेते हैं, ओके, ये प्राइमरी सेक्टर, ओके। फ्लावर कल्टिवेटर, प्राइमरी सेक्टर का काम है, ठीक है। मिल्क वेंडर, दूध वाले आते हैं ना, गलियों में आते हैं, बाइक पे आते हैं, तो वो क्या है, फिर वो अपनी सर्विस दे रहे हैं हमें, तो क्या होगा ये, सर्विस सेक्टर। सर्विस सेक्टर, ओके। फिशर, सर्विस सेक्टर। अब ये फिश ओशन से या पॉन्ड से पकड़ते हैं, तो फिश एक नेचुरल, सर्विस सेक्टर। ना फिशरमैन सर्विस नहीं आएगा, फिशरमैन प्राइमरी सेक्टर, प्राइमरी। ठीक है। मतलब आपने नेचर देखनी है कि कौन किस तरह से, ऐसा नहीं है कि हार्ड एंड फास्ट नहीं होता, हमें एक ब्रॉड सा एक आइडिया लेना है कि कौन सी चीज़ किस तरह से उसको ऑब्जर्व कर सकते हैं। जैसे प्रीस्ट है, पुजारी है, अब ये क्या है, वो हमें अपनी सर्विस दे रहे हैं हमको, सर्विस सेक्टर। सर्विस सेक्टर। कोरियर सर्विस है, कोरियर वाले लेटर देके जाते हैं कुछ, वो क्या आ जाएगा, सर्विस सेक्टर। टर्शरी सेक्टर, सर्विस सेक्टर। हाँ। तो ऐसे ही जो राइट साइड वाले हैं वो आपने खुद से पेंसिल से ना, यू डू वन थिंग, बाद में जब आप रीड करोगे तो पेंसिल से हर एक के आगे, जो प्राइमरी वाला है उसके आगे पी लिख लेना, जो सेकेंडरी है उसके आगे एस लिख लेना, जो टर्शरी है उसके आगे टी लिख लेना, ठीक है, ताकि आपको लेटर ऑन व्हेन यू रिवाइज तो इट विल बी हेल्पफुल फॉर यू। अच्छा, अब आप देखो जरा ऊपर, वन टेबल हैज़ बीन गिवन, एग्जाम्पल्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, ठीक है। तो ये सारे जो सेक्टर्स हैं, इसका मीन, ये हमने सारा कुछ जो पढ़ा है, दैट डज नॉट मीन कि कोई कंट्री के अंदर या वर्ल्ड में या इकोनॉमी में कोई हार्ड एंड फास्ट क्लासिफिकेशन, ऐसा नहीं होता है। हार्ड एंड फास्ट मतलब कोई वॉल्स नहीं बनी हुई है, कोई दीवार नहीं है कि भाई ये प्राइमरी है तो ये प्राइमरी ही रहेगा, ये सेकेंडरी है तो सेकेंडरी ही रहेगा, ऐसा कुछ नहीं। ऑल सेक्टर्स आर इंटरडिपेंडेंट,
जैसे जैसे हम कहते हैं हमारे पार्ट्स ऑफ बॉडी, हम कहते हैं ये हमारे हैंड्स हैं, ये हमारा हेड है, हमारी लेग्स हैं, फुट है ना, अलग अलग आईज हैं, नोज है, कहने को तो हम अलग अलग कह देते हैं, बट अगर ध्यान से देखा जाए तो ऑल आर पार्ट्स ऑफ द बॉडी। कोई एक हमारा ऐसा ऑर्गन तो नहीं है बॉडी का जो अलग से काम कर सके। अगर पूरी बॉडी के साथ वो जुड़ा हुआ नहीं होगा तो हमारी आंखें अलग से काम नहीं कर सकती हैं, हमारे हाथ अलग से काम नहीं कर सकते हैं। सारी बॉडी के सारे ऑर्गन्स एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हैं। ब्लड सर्कुलेशन एक तरह से होती है, ऑक्सीजन हमें एक तरह से मिलती है, सब इंटरडिपेंडेंट है, ऐसा मतलब हमें लेना चाहिए। तो ऐसे ये सारे सेक्टर्स जो है ये एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हैं। इंडिविजुअली सोलली सेपरेशन में इनकी किसी की अपनी कोई अहमियत नहीं है, सब इकट्ठे मिलजुल के ही है। बट ये सिर्फ जो क्लासिफिकेशन हम करते हैं ये सिर्फ एक मोटा मोटा सा एक ब्रॉड सा आइडिया लेने के लिए हम क्लासीफाई कर देते हैं, ठीक है। चलिए लेट अस कम टू एग्जांपल। एक एग्जांपल एक दो मैं बता देती हूँ, रेस्ट टू आपने सोचनी है। चलो लेट मी टेक दिस थर्ड एग्जांपल, ठीक है। थर्ड एग्जांपल मैं बताती हूँ। अब आपने करना क्या है, व्हाट डज दिस शो, मतलब आपने एनालाइज करना है कि इसका मीनिंग क्या है। तो जैसे थर्ड एग्जांपल में इट इज गिवन, आई एम रीडिंग, फार्मर्स बाय मैनी गुड्स सच एज ट्रैक्टर्स, पंप सेट्स, इलेक्ट्रिसिटी, पेस्टिसाइड्स, फर्टिलाइजर्स। Imagine what would happen if the price of fertilizers or pump sets go up. Cost of cultivation of the farmers will rise and their profits will be reduced. तो इसका क्या मीनिंग निकलता है? What does this show? Can anyone of you help me? आपको क्या लगता है? तो इसका मतलब क्या है? You can unmute Primary it. sector depends on service sector. बेटे वॉइस क्लियर नहीं आ रही है बट इट इज नॉट क्लियर। समझ नहीं आया कि आपने क्या बोला। Anyone else? Primary sector is dependent on territory or service sector. Be louder बेटे, मुझे आप ही नहीं सुना ही नहीं। Speak loudly, as loud as possible. Ma'am, Yes. primary sector is dependent on service sector. ओके चलो, तो इसका मतलब ये निकलता है, ओके दिस इज वी कैन से फ्री एंड क्वेश्चन, हर कोई अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू से लिख सकता है। तो यहाँ पर जो मुझे लग रहा है कि अगर फार्मर्स सब चीज़ों के प्राइस बढ़ जाते हैं तो फिर क्या होगा, कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन विल इंक्रीज, फार्मर का अपनी पॉकेट से ही खर्चा ज़्यादा हो रहा है। तो अगर फार्मर इज स्पेंडिंग मोर फ्रॉम हिज ओन पॉकेट तो देन ऑब्वियसली ही विल ट्राई टू सेल दोज थिंग्स एट हायर प्राइस। जो भी आगे क्रॉप होगी उसकी, ये पंप सेट या फर्टिलाइजर पेस्टिसाइड डाल के किसी क्रॉप को ग्रो करने के लिए वो यूज़ कर रहा है ना, तो आगे जो क्रॉप होगी ही वुड लाइक टू सेल दैट क्रॉप एट हायर प्राइस। तो फिर मार्केट के अंदर क्या हो जाएगा, इन्फ्लेशन होगा, महंगाई हो जाएगी, क्योंकि लोगों ने खरीदनी है एग्रीकल्चर, कोई क्रॉप्स हैं तो ज़रूरत का खाने पीने का सामान है, तो देयर कैन बी इन्फ्लेशन, कॉस्ट बढ़ जाएगी, प्राइस ऑफ कॉस्ट के बढ़ने के करके प्राइस ऑफ दैट एग्रीकल्चरल क्रॉप दैट विल ऑल्सो इंक्रीज, है ना। फार्मर उसको इंक्रीज करने की कोशिश करेगा। अगर तो इंक्रीज हो जाता है, मतलब लोगों की इंक्रीज कब होगा, अगर उस क्रॉप को खरीदने वाले नंबर ऑफ पीपल इज मोर, देयर डिमांड इज मोर, तो वो दे विल ट्राई टू बाय दैट क्रॉप एट हायर प्राइस ऑल्सो, तब तो फार्मर को फ़ायदा होगा। बट इन केस अगर वो क्रॉप को इतनी खास इंपॉर्टेंट नहीं है, लोगों के बहुत ज़्यादा ज़रूरत की नहीं है, तो फिर फार्मर चाहते हुए भी उसका प्राइस अगर बढ़ा भी देता है तो लोग ही नहीं खरीदेंगे, देयर विल बी लेस डिमांड, ड्यू टू लेस डिमांड तो प्राइस नहीं बढ़ेगा, तो फिर फार्मर को नुकसान होगा, ठीक है, फार्मर का प्रॉफिट कम हो जाएगा। फार्मर का यहाँ लिखा ना, फार्मर्स कॉस्ट विल राइज एंड प्रॉफिट विल बी रिड्यूस्ड, मतलब ये कि अगर साइड बाय साइड ये डिपेंड करता है लोगों की डिमांड के ऊपर भी, अगर डिमांड इज मोर तो देन ही विल बी एबल टू कवर अप दिस कॉस्ट, कमा लेगा, वो अपना खर्चा निकाल लेगा, प्रॉफिट कमा लेगा। बट इन केस डिमांड इज लेस, डिमांड ऑफ द पीपल फॉर दैट क्रॉप इज लेस, तो देन ही विल नॉट बी एबल टू कवर अप हिज कॉस्ट, तो फिर अपना उसका प्रॉफिट खत्म हो जाएगा या कम हो जाएगा, क्योंकि उसको अपने पास से ही पैसे खर्च करने पड़े, ठीक है। तो ऐसे ही अदर 2-3 एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, एक का उन्होंने ऑलरेडी सॉल्व किया हुआ, तो रेस्ट ऑफ द 2 यू आर एडवाइज्ड कि आपने खुद से सोच के, ऐसा नहीं कि सबका सेम ही हो, ऐसा कुछ नहीं, आपने इंडिपेंडेंटली सोचना है, देन यू कैन राइट 1 or 2 लाइन्स इन फ्रंट ऑफ द स्पेस विच इज प्रोवाइडेड, ठीक है। नाउ लेट अस कम टू नेक्स्ट पेज। अब क्योंकि हमारा यहाँ पे ऑब्जेक्टिव टाइप को ही हम ध्यान में रख के थोड़ा करना पड़ेगा हमें। अब है कंपेयरिंग द सेक्टर्स, अब कंपैरिजन कि तीनों सेक्टर्स को अब हमने कंपेयर करना है, तो फिर किस बेसिस के ऊपर कंपेयर करना है, तो 2 बेसिस होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ विच वी कैन कंपेयर कि कौन सा सेक्टर डोमिनेंट है, डोमिनेंट मतलब
ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, डोमिनेंस का मतलब होता है इंपॉर्टेंट। तो विच सेक्टर इज मोर इम्पॉर्टेंट एंड विच सेक्टर इज लेस इम्पॉर्टेंट। तो ये तो ठीक है लेस और मोर, बट किस रिगार्ड में, किस बात को लेके इम्पॉर्टेंट है या नहीं है। तो वो दो बातें हैं यहाँ पे, एक है टोटल प्रोडक्शन, इन द एंड ऑफ पैरा यू कैन सी, एक है टोटल प्रोडक्शन और सेकंड है विद रिगार्ड टू एम्प्लॉयमेंट। वी हैव टू कीप दीज टू बेसिस इन अवर माइंड। इसके आधार पे हमने देखना है कि कौन सा सेक्टर ज़्यादा प्रोडक्शन करता है, विच सेक्टर प्रोड्यूसेस मोर, विच सेक्टर प्रोवाइड्स मोर एम्प्लॉयमेंट, या विच सेक्टर प्रोड्यूसेस लेस एंड विच सेक्टर प्रोवाइड्स लेस एम्प्लॉयमेंट। ये दो चीज़ों को ही हमने कंसिडर करना है, ठीक है। अब नाउ कमिंग टू दिस, हाउ डू वी काउंट द वेरियस गुड्स एंड सर्विसेज एंड नो द टोटल प्रोडक्शन। अब पहला हमारा ये है ना पॉइंट, टोटल प्रोडक्शन, पहले इसकी बात होगी, ये सारा पैरा हेडिंग इसी से रिलेटेड है। उसके बाद नेक्स्ट पेज के ऊपर जो ग्राफ आगे ग्राफ वो बनाए हुए हैं ना डायग्राम से, वो इस एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड है। तो फर्स्टली वी नीड टू स्टार्ट फ्रॉम हियर। अब यहाँ पर क्या है, दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। अब क्या होता है किसी भी इकोनॉमी में, जैसे इंडियन इकोनॉमी है या कोई भी अमेरिकन इकोनॉमी है, कोई भी वर्ल्ड की कोई भी कंट्री हो, चाहे डेवलप्ड है और लेस डेवलप्ड है, कोई भी हो सकता है, तो सब जगह बहुत सारी चीज़ें प्रोड्यूस होती हैं। एग्रीकल्चर का भी सामान बनता है, फैक्ट्रीज़ में भी सामान बनता है, सर्विस सेक्टर में भी लोग काम करते हैं, वेराइटी ऑफ पीपल दे डू द वर्क, ठीक है। तो अब है कि कैसे पता चले कि क्या चीज़ें बनी है। अब जैसे फॉर एग्जांपल लेट मी टेल, हमारे कंट्री के अंदर वीट की भी प्रोडक्शन हुई है, राइस की भी कल्टीवेशन हुई, प्रोडक्शन हुई, बुक्स भी बनी है, आपके हाथों में बुक्स हैं, बुक्स भी बनी है, लैपटॉप फ़ोन है वो भी बने हैं, ट्रैक्टर भी बने हैं, वी कैन से रेल्स भी बनी हैं, एरोप्लेन्स भी बनी हैं, शिप भी बने हैं, स्टेपलर की पिन्स भी बनी हैं, स्टिचिंग वाली सुई जो होती है नीडल वो भी बनी है, अनगिनत तरह का सामान है, छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा, है ना, वेराइटी ऑफ थिंग्स आर देयर। तो अब हम चीज़ों को अगर फिजिकल फॉर्म में देखें तो देयर इज़ नो कंपैरिजन। एक कपड़े स्टिच करने वाली घर पे जो सुई होती है, नीडल होती है, उसको एक इतने बड़े शिप के साथ कैसे कंपेयर कर सकते हैं। एक स्टेपलर की पिन को, पेपर स्टेपल करते हैं, स्टेपलर की पिन को एक एरोप्लेन के साथ या ट्रैक्टर के साथ कैसे कंपेयर कर सकते हैं, है ना। कहने को दोनों ही हैं, दोनों बनी हैं, बट उनकी नेचर अलग अलग है। उसको हम इस तरह से कंपैरिजन करना बड़ी एक पॉइंट ऑफ फुलिशनेस होगा। एक पेंसिल को हम वी कैन से रेल के साथ कैसे उसकी कोई तुलना कर सकते हैं कि पेंसिल बनी है, रेल के कोचेस बने हैं, डब्बे बने हैं, तो कोई तुक नहीं बनती है कंपैरिजन करने की। तो फिर क्या किया जाता है इस बात को सॉल्व करने के लिए, इन ऑर्डर टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम, चीज़ों की जो होती है मार्केट वैल्यू, उसको निकाल लिया जाता है, ठीक है। अब मार्केट वैल्यू कैसे निकालते हैं, मार्केट वैल्यू निकाल के फिर उन सब चीज़ों की मार्केट वैल्यू को दे आर एडिड, तो फिर हमें पता चल जाता है कि टोटल कितनी प्रोडक्शन हुई, ठीक है। मीन्स फिजिकल प्रोडक्शन इज फर्स्टली कन्वर्टेड इनटू फाइनल मार्केट वैल्यू। जैसे जैसे अभी लेट मी गिव यू फर्स्टली योर ओन एग्जांपल। मान लो आपके पास में फ़ोन है, लैपटॉप है, एक बुक है, एक पेंसिल है और एक नोटबुक है। मान लो ये 4-5 चीज़ें हैं, ठीक है। अब है लैपटॉप, मान लीजिए आपके पास एक लैपटॉप है, ये 40,000 रुपीज़ का है, तो आप एक जगह लिख लो 40,000 रुपीज़। आपके पास एक फ़ोन है, मान लीजिए ये 15,000 का है, मान लो, वैसे तो सबका अलग अलग होगा बट फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी लेट अस सपोज कि फ़ोन आपका आया 15,000 का, तो आपने लिख लिया 15,000, ऐड करते जाओ 40,000 प्लस 15,000, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आपके पास बुक है, मान लीजिए यही बुक है 50 रुपीज़ की है, 50, आपने लिख लिया प्लस 50। आपके हाथ में पेंसिल है, 5 रुपीज़ की पेंसिल है, प्लस 5, ठीक, ये 4 चीज़ें हैं मान लो। तो फिर टोटल प्रोडक्शन हम क्या कहेंगे कि हमारे कंट्री में या आपके पास टोटल प्रोडक्शन कितनी है, आप ऐड करोगे 40,000 प्लस 15,000 प्लस 50 रुपीज़ की बुक प्लस 5 रुपीज़ की पेंसिल, जितना भी अमाउंट बना, ठीक है। दैट इज कॉल्ड टोटल प्रोडक्शन इन रुपीज़। अब हमने फिजिकल फॉर्म को हटा दिया, है ना, पेंसिल को, बुक को, लैपटॉप को, फ़ोन को कंपैरिजन नहीं कर सकते, बट रुपयों में हम कंपैरिजन कर सकते हैं। हम ये कह सकते हैं ये चीज़ महंगी है, ये चीज़ सस्ती है। बट जब हमने ये देखना हो कि एट प्रेजेंट आप कितनी चीज़ों को, कितनी वैल्यू के बराबर, रुपीज़ के बराबर आप चीज़ों को यू आर यूजिंग, तो आप सबको टोटल कर दोगे, आप कहोगे कि जी ये मेरी फाइनल वैल्यू है, इतना मैं सामान यूज़ कर रहा हूँ। तो बस सेम थिंग इज हियर। यहाँ पे बुक में उन्होंने दे हैव गिवन एग्जांपल ऑफ, यू कैन रीड लेटर ऑन, 10,000 kg वीट बना है 8 रुपीज़ प्राइस के ऊपर, तो टोटल मल्टीप्लाई कर दिया, पर यूनिट प्राइस इंटू क्वान्टिटी प्रोड्यूस, 8 इंटू 10,000 80 हो गया। ऐसे ही फिर क्या दिया है, वैल्यू ऑफ 5,000 कोकोनट्स हैं, ये प्रोड्यूस हुए हैं और एक कोकोनट का प्राइस है 10 रुपीज़, तो मल्टीप्लाई कर दिया, टोटल वैल्यू कितनी हुई 10 इंटू 5,000,
तो ये आ गया 50। तो टोटल कंट्री के अंदर कितनी प्रोडक्शन होगी, अगर हम रुपीस में देखें तो 80,000 प्लस 50,000, 1,30,000। ठीक है, तो मतलब पहले चीज़ों को पर यूनिट प्राइस देख लिया जाता है, उनकी कितनी क्वांटिटी बनी, दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, पर यूनिट प्राइस इनटू क्वांटिटी प्रोड्यूस्ड, टोटल वैल्यू आ गई एक चीज़ की। ऐसे ही फिर सेकंड चीज़ की टोटल वैल्यू निकाल लेते हैं, देन फॉर थर्ड थिंग, देन फॉर फोर्थ थिंग, जितनी भी कंट्री के अंदर चीज़ें बनी हैं सबकी इसी तरह से इंडिविजुअली पहले मार्केट वैल्यू निकाल लेते हैं, फिर उसको ऐड कर लिया जाता है, उसी को कह देते हैं जीडीपी। आगे आएगा ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, कि हमारे कंट्री में टोटल एक साल में, ग्रॉस का मतलब टोटल, डोमेस्टिक मतलब विद इन द इंडियन इकोनॉमी, प्रोडक्ट मतलब प्रोडक्शन, इतने रुपए के बराबर प्रोडक्शन हुई है वो निकालते हैं। ठीक है, यस उसके आगे फिर यहाँ पर दिया हुआ है एक और चीज़ है कि वन प्रिकॉशन इज टू बी टेकन केयर ऑफ। अब ये जो जब हम ये वैल्यू निकालते हैं तो उसमें ये हमने कंसिडर करना है ओनली फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज को लेना है। सी इकोनॉमिक्स में जब हम स्टडी करते हैं तो टू टाइप्स की गुड्स होती हैं, एक होती हैं फाइनल गुड्स, एक होती हैं इंटरमीडिएट गुड्स या इंटरमीडिएट गुड्स। तो जब हम ये ऊपर जब हम वैल्यू कहते हैं कि इतने प्राइस पर यूनिट प्राइस इनटू इतनी क्वांटिटी बनी, तो वो जो चीज़ें हैं वो कौन सी चीज़ें लेनी है, फाइनल गुड्स को एंड सर्विसेज को ही लेना है, इंटरमीडिएट गुड्स को नहीं लेना है। अब इन दोनों पैराज में उसी का मतलब बताया, तो लेट मी टेल यू विद द हेल्प ऑफ वन एग्जांपल। जैसे आप मार्केट जाते हो, आज ब्रेड लेने जाते हो मान लो, है ना, आपने घर पे नहीं बनाने को कुछ मन कर रहा है, आप ब्रेड लेने जाते हो, ब्रेड का एक पैकेट है मान लो 40 रुपीज़ का आता है, तो आप 40 रुपीज़ की ब्रेड का पैकेट लेके आप आ गए घर पे। ठीक, अच्छा, अब वो जो प्रोडक्ट है, ब्रेड है, वो एक फाइनल प्रोडक्ट है। अब उस ब्रेड को बनाने के लिए आप जब हम वैल्यू काउंट करेंगे कि जीडीपी में कंट्री के अंदर कितना सामान बना, तो ब्रेड के 40 रुपीज़ को ही लेंगे। अब देखा जाए तो ब्रेड के अंदर आटा भी लगा हुआ है, व्हीट का फ्लोर भी लगा हुआ है, कोई थोड़े बहुत शुगर भी डाली होगी हल्की सी, या कोई घी डाला है, या कोई बिस्किट का पैकेट है, कोई भी आप चीज़ देख लो अपने जो भी आपको पसंद है, यू कैन टेक एनी एग्जाम्पल। तो ब्रेड के अंदर कोई सामान डाला है उन्होंने, कुछ कोई फ्लेवर डाला है या कुछ भी वट प्लस अपनी लेबर भी लगाई है। तो जब हम 40 रुपीज़ को काउंट करते हैं तो उसके अंदर वो सारे खर्चे ऑलरेडी इंक्लूडेड हैं। तो हम ये नहीं कह सकते कि जी ये 40 रुपीज़ में 20 रुपीज़ का व्हीट फ्लोर था, 10 रुपीज़ का घी लगा इसमें, 10 रुपीज़ का कुछ और लगा, फिर पैकिंग हुई, ये हुआ वो हुआ, सो मैनी थिंग्स। अलग अलग नहीं लेते हैं हम, सिर्फ फाइनल चीज़ को लेते हैं, अलग से वैल्यू को काउंट नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि वो सारी जो चीज़ें थी वो इस फाइनल प्रोडक्ट को बनाते बनाते उसके अंदर ही एब्जॉर्ब हो गई, उनकी वैल्यू इस फाइनल ब्रेड के वैल्यू के अंदर ही वो शामिल हो गई, वो इंक्लूड हो गई। और देखो, आप टी शर्ट लेके आते हो, मान लो 500 रुपीज़ की कोई टी शर्ट आप लाते हो, तो वो 500 के रुपीज़ वो फाइनल प्रोडक्ट है आपका टी शर्ट, आप आके उसको यूज़ कर लेते हो, पहन लेते हो। उस 500 रुपीज़ की टी शर्ट के अंदर ही कपड़े का भी प्राइस है, स्टिचिंग करने वाले की मेहनत भी उसके अंदर है, जिसने भी टेलर ने स्टिच किया होगा उसकी मेहनत भी उसी के अंदर है, जो उसको स्टिच करने के लिए थ्रेड लगा उसकी वैल्यू भी उसके अंदर है। उस थ्रेड को जब वो बनाते हैं, कोई कलर डाई किया होगा, कोई प्रिंट बनाया होगा उसके ऊपर, जो भी काम किए गए सब चीज़ों की वैल्यू उस 500 रुपीज़ के अंदर ही इंक्लूडेड है। आप ये नहीं कह सकते कि 500 में से जी 400 का कपड़ा था, 150 रुपीज़ बनाने वाले ने अपने स्टिचिंग के लिए ये लिया वो लिया, अलग अलग उसकी अलग अलग सेग्रीगेशन नहीं कर सकते। ठीक है, क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि हमें फाइनल गुड की वैल्यू में ही वो इंटरमीडिएट गुड्स के सबके प्राइस आ गए हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पर यही दिया हुआ है ये पैरा में कि फाइनल गुड्स हैं, प्लीज अंडरलाइन, गुड्स दैट रीच द कंज्यूमर्स, जो अल्टीमेटली बन के हमारे पास पहुँच जाती हैं, जिसको बस हमने यूज़ ही करना है, कंज्यूम ही करना है, वो होती हैं फाइनल गुड्स। और जो अभी फैक्ट्रीज के अंदर जो अभी प्रोसेसिंग चल ही रही होती है, अभी काम चल रहा होता है, फैक्ट्रियों में ही अभी वो सामान बन रहा होता है, उसकी प्रोसेसिंग मतलब अभी प्रोडक्शन बाउंड्री के अंदर अंदर ही है, तो उस चीज़ को कहा जाता है इंटरमीडिएट प्रोडक्ट या इंटरमीडिएट, INTERMEDIATE, इंटरमीडिएट गुड। तो अब हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इंटरमीडिएट गुड को यूज़ नहीं करते। फैक्ट्री के अंदर धागा बना है, अभी थ्रेड बना है, अभी थ्रेड को उससे टेक्सटाइल बनेगा, टेक्सटाइल को फिर डाई करेंगे, कलर करेंगे, फिर जाके वो कपड़ा बन के तैयार होगा, कटिंग करेंगे, फिर टी शर्ट बनेगी। तो हम लोग धागा नहीं यूज़ करते हैं, टी शर्ट पहनते हैं ना, धागे तो नहीं लपेट लेते, है ना। तो इसका मतलब जो इंटरमीडिएट अभी प्रोसेसिंग के अंदर जब काम चल रहा होता है, तो उस समय जो चीज़ें होती हैं दे आर नोन एज इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स।
तो उनकी वैल्यू को, या इंटरमीडिएट गुड्स कुछ भी कह सकते हैं, प्रोडक्ट, गुड, कमोडिटी, इकोनॉमिक्स में सबका एक ही मतलब है, कोई भी चीज़, तो उसको नहीं इंक्लूड करते हैं, ओनली फाइनल गुड्स की वैल्यू को ही इंक्लूड करते हैं। तो जब यहाँ पर हम ऊपर बात कर रहे थे कि जब हमने देखना है कि कंट्री के अंदर टोटल कितनी प्रोडक्शन हुई, तो ये सारी जो चीज़ें हैं वो फाइनल चीज़ों को ही कंसिडर करना है, ठीक है। अगर हम इंटरमीडिएट को लेंगे तो हमारी तो वैल्यू डबल काउंटिंग हो जाएगी, 2 बार 4 बार एक ही चीज़ की वैल्यू को हम कई बार गिन लेंगे, तो वो हमें गलत इंफॉर्मेशन देगा, वो करेक्ट इंफॉर्मेशन नहीं है। तो इन ऑर्डर टू अवॉइड एनी प्रॉब्लम, इस करके फिर क्या किया जाता है, ओनली फाइनल गुड्स को ही लिया जाता है। फिर आगे देखिए नेक्स्ट पेज के ऊपर, ये यहाँ पे मैंने पहले ही बता दिया। तो फिर क्या होता है, वैल्यू ऑफ, प्लीज अंडरलाइन, ये आपको क्वेश्चन आ सकता है, वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन ईच सेक्टर ड्यूरिंग ए पर्टिकुलर ईयर प्रोवाइड्स द टोटल प्रोडक्शन ऑफ the sector for that year, and the sum of production in 3 sectors gives what is called GDP, gross domestic product, within a country, ठीक है। यहाँ पर ये इसकी प्रॉपर डेफिनेशन है जीडीपी की, ये आपने अंडरलाइन करना है। इट का मतलब जीडीपी इज द वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन ए कंट्री ड्यूरिंग ए पर्टिकुलर ईयर, ठीक। इसका मतलब है कि एक साल में कंट्री के अंदर, किसी भी कंट्री के अंदर टोटल कितनी प्रोडक्शन हुई, कितनी मार्केट वैल्यू के बराबर, प्रोडक्शन फिजिकल फॉर्म में नहीं, रुपीस में कन्वर्ट करके टोटल कितनी प्रोडक्शन हुई, मार्केट वैल्यू कितनी है चीज़ों की, उसको कह देते हैं जीडीपी। तो ये हमें मिलता कैसे है, तो पहले क्या करना पड़ता है, जीडीपी तीनों सेक्टर्स का अलग अलग निकाल के, प्राइमरी सेक्टर में कितनी टोटल प्रोडक्शन हुई रुपीस में कन्वर्ट करके, प्लस सेकेंडरी सेक्टर में कितनी प्रोडक्शन हुई रुपीस में कन्वर्ट करके, दोनों को ऐड कर दिया, प्लस टर्शरी सेक्टर में कितनी प्रोडक्शन हुई उसको भी रुपीस में कन्वर्ट करके, मीन्स ऑल द 3 सेक्टर, ये लिखा ना, सम ऑफ प्रोडक्शन इन 3 सेक्टर, 3 मतलब प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, तो तीनों सेक्टर्स में जितनी भी प्रोडक्शन हुई रुपीस में, चीज़ों की फॉर्म में नहीं, क्योंकि चीज़ों को तो कंपैरिजन करना, अब वीट की फसल का या गन्ने का लैपटॉप के साथ तुलना नहीं कर सकते, बात ही नहीं बनती है, पेंसिल की फ्रूट के साथ कंपैरिजन नहीं कर सकते, हर एक चीज़ अपनी अपनी जगह पे होती है। तो फिर क्या करते हैं, सबकी मार्केट वैल्यू मीन्स पैसों में, रुपयों में निकाल लेते हैं, फिर उसको ऐड कर लेते हैं, ऐड करके जो अमाउंट आता है दैट इज कॉल्ड जीडीपी ऑफ द कंट्री, ठीक है। तीनों सेक्टर्स की अलग अलग प्रोडक्शन को रुपीस में कन्वर्ट करके फिर उनको ऐड कर देते हैं, दैट इज कॉल्ड जीडीपी। तो अब ये जीडीपी कैलकुलेशन कौन करता है इन अवर कंट्री, यहाँ पर अंडरलाइन करिए, यहाँ लिखा ना मेमथ टास्क, मेमथ होता है वेरी बिग एंड कॉम्प्लेक्स, बड़ा मुश्किल काम है, ये कोई आसान काम नहीं है। अब आप सोच के देखो कितनी लाखों करोड़ों चीज़ें बनती हैं, है ना। आप अपने आसपास ही देखो कितनी सारी चीज़ें आप घर पे यूज़ करते हो, फिर उसके बाद बाहर जब हम रोड पे आते हैं, कोई वर्क प्लेस पे जाते हैं, कितनी चीज़ें हम देखते हैं, तो एटलीस्ट कहीं ना कहीं ये हमारे कंट्री में बनी है ना, नहीं बनी तो मंगवाई गई होंगी, जो भी है, पर बनी तो है, तो कितनी अनगिनत चीज़ें होती हैं। तो फिर ये जो जीडीपी की कैलकुलेशन है, ये कोई इजी जॉब नहीं है कि आसान काम है तो भी कैलकुलेट कर दिया, तो ये बड़ा डिफिकल्ट काम है। तो कौन करता है हमारे कंट्री में, इट इज़ डन बाय, प्लीज अंडरलाइन, दिस वर्क इज अंडरटेकन बाय सेंट्रल गवर्नमेंट मिनिस्ट्री, ठीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट ये सारा काम करती है, ये सारा स्टेटिस्टिक्स इकट्ठे करती है, डाटा इकट्ठा करती है, और इसमें वेरियस गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स ऑफ ऑल द इंडियन स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज, जितनी भी स्टेट्स ऑफ अवर कंट्री हैं, यूटीज हैं, यूनियन टेरिटरीज हैं, सबकी जो गवर्नमेंट्स होती हैं सबकी मदद ली जाती है, बट अल्टीमेटली रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है विद द सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। उन्होंने ये सारी कैलकुलेशन करके, सबकी हेल्प लेके सारी कैलकुलेशन करके फिर वो वैल्यू निकालते हैं, दैट इज कॉल्ड जीडीपी, ठीक। So today we do up to this part only, rest ये historical change, this we will start tomorrow, ठीक है बेटा।